अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बेहद घातक और बढ़ती हुई इस महामारी, महाविपदा और महासंकट की। देश के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त भयानक विपदा में घिर चुका है। हमारे समक्ष इतनी बड़ा संकट विद्यमान है कि पूरी मानवता और पूरा समाज खतरे में पहुंच चुका है। इस वक्त कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण, कम्युनिटी स्प्रेड इतना भयानक है कि शायद ही कोई मोहल्ला और शायद ही किसी का पास पड़ोस इससे प्रभावित ना हो। उत्तर प्रदेश में लगातार 20,000 से ज्यादा नए केसेस सीमित जांचों के बावजूद आ रहे हैं, वो भी तब जब प्राइवेट लेबोरेटरीज में जांचें बंद हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर प्राइवेट लेबोरेटरीज में जांचें खुली होती तो इस वक्त संक्रमित मरीजों की स्थिति कितनी भयावह होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। जो लोग भी जांचों को बाधित करने, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मानवता के प्रति अपराध कर रहे हैं। वो हमारे देश के नागरिकों के साथ अपराध कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी के दिए गए बयान को अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में संक्रमण फैला हुआ है। विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा दो जनपदों का, दो शहरों का, लखनऊ और वाराणसी। दोनों जगहों पर हालात लगभग नियंत्रण से बाहर हैं। लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। हर घर में मरीज है। संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण रोकने के लिए सरकार के पास न तो कोई नीति है और न कोई नियत है। हालात बेकाबू हैं। मैंने पिछले 20 सालों में लखनऊ को इतना लाचार और बेबस नहीं देखा। हर आता हुआ एक फोन मन में डर उत्पन्न करता है कि सामने वाले की इमरजेंसी का स्तर क्या होगा। आने वाला हर फोन डराता है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। हर आने वाला फोन मदद 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 चिल्ला रहा है। और लखनऊ में अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन है। जहां टेस्ट चल रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, वहां लाइन है। मुर्दा घरों में लाइन है। लखनऊ के 3 शमशान घाटों में लगातार लाशें जलाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार चल रहे हैं। कोविड, नॉन कोविड अब सब बराबर हो चुके हैं। भर्ती नहीं हो पा रहे मरीज। बड़ी बड़ी सिफारिशों के बावजूद, बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अधिकारियों के गिड़गिड़ाने के बावजूद मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। एक अदद सांस के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। 390 दिनों से मैं लगातार जिस बात की चेतावनी दे रहा था, आज वो सबसे खूंखार रूप में आपके सामने खड़ी है। हमारी सरकारों की लापरवाही, उनकी इवेंट करने की आदतें, चुनाव और हमारी अपनी लापरवाही और सरकार के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव, कोई प्रभावशाली नीति का न होना, विशेषज्ञों की राय को कोरोना पॉलिसी के साथ जोड़ने की गलत न जोड़ना, यह सब कारण है कि आज ये विपदा हमारे समक्ष भयानक दैत्य के रूप में खड़ी है, जो हमको हमारे ही लोगों से अलग कर रही है। लोगों की बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। लोग संक्रमण में हैं, तड़प रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर में है। लोगों को अस्पताल की पर्ची नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब तक सीएमओ पर्ची नहीं देगा, सीएमओ पत्र नहीं देगा भर्ती का, तब तक कोई भी अस्पताल कोविड मरीज को भर्ती नहीं कर सकता। सीएमओ लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। कहने को इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, बड़े बड़े शब्दों से नवाजा गया, लेकिन यह कंट्रोल रूम उम्मीदों का नहीं, झूठ का अड्डा है। किसी का फोन नहीं उठता, अगर उठा तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। बीजेपी के एक नेता के बेटे को कंट्रोल रूम से फोन गया तो कहा गया मर जाओ तुम। उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। यह संवेदनशीलता है। यह देखिए कि यह लेवल है संवेदनशीलता का पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, जो इस वक्त हमारे सामने विद्यमान है। जांच आप कर नहीं रहे हैं।
सीमित कर रहे हैं, मरीज भर्ती कर नहीं रहे हैं। उस पर से भी इंस्पेक्टर राज लगा रखा है कि जब तक सीएमओ भर्ती की स्लिप नहीं देगा तब तक कोई एडमिट नहीं होगा। अस्पतालों में डायरेक्ट मरीज कोविड का जा नहीं सकता, जांच आप कर नहीं रहे हैं, लक्षण पूरे हैं, पेशेंट ना तो कोविड हो पा रहा ना नॉन कोविड हो पा रहा, वो जाए कहां? लोग मर रहे हैं। कहां गई मानवता हमारी? किसी एक व्यक्ति, कोई एक संस्था या कोई एक मंत्री या कोई अधिकारी इस विपत्ति को नहीं हैंडल कर सकता। सरकार को कलेक्टिवली इसे हैंडल करना होगा, और वो भी तत्काल प्रभाव से, तत्काल से पहले, फौरन से पेशतर, वो भी अभी के अभी। वरना जो स्थिति अभी भी काबू में आ सकती है, आप वो मौके को लगातार गंवा रहे हैं। लगातार विशेषज्ञों की चेतावनी को इग्नोर किया गया। नए वेरिएंट के बारे में लगातार दी गई हर चेतावनी को सरकारों ने नजरअंदाज किया, उनको प्ले डाउन किया, सिर्फ अपने चुनावों और अपने महोत्सवों के लिए। आज जब लोग मर रहे हैं, लखनऊ उजड़ा है। मैंने कभी अपने लखनऊ को इस प्रकार के बेबस, परेशान, लाचार, असहज, असहाय नहीं देखा था जो अब देखा है। मेरे मन में अपार कष्ट है, अपार पीड़ा है। मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी तकलीफ क्या है। एक पत्रकार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, मुझे उसका भी पालन करना है, लेकिन हालात इतने किस कदर खराब हैं कि आप जिसे भी फोन करेंगे वो परेशान, घबराया हुआ, चिंतित, या उसके प्रियजन, उसके स्वजन, उसके परिजन सब संकट में हैं। घर के घर कोविड पॉजिटिव है, लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, उन्हें अस्पताल नहीं मिल पा रहा है। सच में बहुत कष्ट है। आप उस कष्ट का वो लोग अंदाजा नहीं लगा सकते जो शायद, अब मैं क्या बोलूं, मेरी खुद समझ में नहीं आता। मैं चाह के भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी अपनी तकलीफ है। शायद ये सबसे बुरा वक्त है, इतना बुरा कि पहले शायद कभी हुआ हो अंदाजा नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि जब आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके करीबी, जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, वो आपके लिए मदद के लिए रोते हुए जब फ़ोन करते हैं तो उनकी आवाज़ आपको रात में सोने नहीं देती है, दिन में बैठने नहीं देती है। आप कर भी कह सकते हैं। एक अदद रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पाना लखनऊ में अमृत की बूंद पाने के समान है, उपलब्ध नहीं है। चर्चा है कि हजारों रुपए में, 80-80 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए में ये इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा है। लोग एक सांस के लिए तरस रहे हैं कि उनको ये एक इंजेक्शन मिल जाए, नहीं उपलब्ध है। सरकार के पास, सरकार का अपना कोटा सिस्टम है, वो देगी जिन मरीजों को जो उनके यहाँ वीआईपीज भर्ती होंगे। वीआईपी का बचना भी जरूरी है, आम आदमी का भी बचना जरूरी है। जीवन सबका अमूल्य होता है, हर व्यक्ति अपने घर के लिए स्टार होता है, हर व्यक्ति अपने घर के वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मरीजों को भर्ती करने में भी भेदभाव होता है। बड़े नेताओं और फिल्म स्टारों के लिए लखनऊ का संजय गांधी पीजीआई स्पेशलिस्ट है, वहाँ आम आदमी की नहीं, खास लोगों की भर्ती होती है। जाइए वहाँ सेल्फी भी खिंचाइए और भर्ती भी होइए। अगर आप वीआईपी हैं तो, आप फिल्म स्टार हैं तो, आप मंत्री हैं तो, आप बड़े अधिकारी हैं तो, आप बहुत बड़े सिफारशी हैं तो, बाकी लोग कहाँ जाएं? सरकार स्वीकारती नहीं है, लेकिन उनके न स्वीकारने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे। आप समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और पेचीदा, उसे बेहद भयानक बना रहे हैं, और इतना भयानक बना रहे हैं कि शायद लखनऊ के लोगों को, वाराणसी के लोगों को, रायबरेली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के लोगों के मन से ये टीस कभी जाएगी नहीं। ये सज्जन फिल्म स्टार हैं, निरहुआ यादव नाम है इनका, बीजेपी में भी रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। लोग एक बेड के लिए तरस रहे हैं। अभी इनको कोई बहुत खास लक्षण भी नहीं है, स्वस्थ हैं, अपने पैरों से चल के पीजीआई आए हैं। कल इनका स्वागत हुआ पीजीआई अस्पताल लखनऊ में और इनको बढ़िया एडमिट किया गया। भर्ती करने में कोई पारदर्शिता नहीं है, कितनी बेड अवेलेबल है, इतने लोग वेटिंग में हैं, हम वेटिंग और वैकेंसी के हिसाब से भरेंगे ना। आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपके कद के हिसाब से आपको बेड मिल रही है। इसको मैं भेदभाव कहता हूं, ये गलत है,
जब सरकार कहती है कि पारदर्शिता, ईमानदारी, शुचिता, तमाम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके कार्यों में ये उसके वर्ड पूरे होते दिखते नहीं है। तकलीफ का विषय ये है, हर एक इंसान की जान जरूरी है, हमारे हर एक भाई बहन की जान की जरूरी है। आपके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, आपके अंदर विल पावर की कमी है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर सवाल है, वरना हालात इतने खराब नहीं होते। और उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषज्ञता इस बात पे है कि वो हमेशा डिनायल मोड में रहती है, चाहे वो अपराध से जुड़े मामले हों, चाहे वो राजनीतिक मामले हों, चाहे हाथरस का मामला रहा हो या अब कोविड का मामला रहा हो। ये हर चीज को नकारते हैं, झूठ बताते हैं, गलत बताते हैं, लेकिन अंत में घूमकर किस पे विपत्ति आती है? आपके ऊपर आती, जनता पर आती। तो इस विपत्ति का सामना हमें मिलकर करना होगा, किसी के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हालात का नियंत्रण अब सबको ही खो चुका है। आज मैंने सुना है कि भारत की सरकार ने दखल दिया है उत्तर प्रदेश के मामलों में और एक टीम भी भेजी जा रही है। ये टीम कब आएगी, अस्पताल कब तैयार होंगे, आपको मदद कब आएगी, आपके लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, इनका जवाब किसी के पास नहीं है। बस ये कहा जाता है सकारात्मक बातें करिए। अरे कौन सकारात्मक बातें करेगा जिसकी आंख के सामने उसके घर वालों की मौत हो रही हो? एक जज साहब को एम्बुलेंस नहीं मिली, उनके सामने उनकी पत्नी तड़प कर मर गई। क्या वो जीवन भर भूल पाएंगे इस बात को? नहीं भूल पाएंगे। योगेश प्रवीण के परिजन और लखनऊ क्या कभी भूल पाएगा कि इस नामी इतिहासकार पद्मश्री को एक एम्बुलेंस तक नहीं मिली इलाज के लिए? क्या कोई भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। तो बड़े लोगों के लिए या जिनके पास पैसा है, रिसोर्स है, ताकत है, उनके लिए सब उपलब्ध है। आप अपनी खैरियत अपने से संभालिए। कुछ बयान सुने, फिर मैं एक डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश में चल रही है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर जो जो चीज़ों की और आवश्यकता है, अगर देश को और ज़्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए भी कल और भी ज़्यादा उसको रैंप अप करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। कहाँ कहाँ देश में बेड्स की कमी हो सकती है या कमी है, सामूहिक रूप से कल विचार करेंगे। निजी लैबों की भी टेस्ट क्षमता बढ़ाई जाए और ऐसी निजी लैब जो कि क्षमता होते हुए भी टेस्ट नहीं कर रही है या टेस्ट करने से मना कर रही है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। बेड की व्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं। जैसे KGM में 3,500 बेड की बात हो गई है, वहाँ काम चल रहा है। कैंसर हॉस्पिटल में 100 बेड का ऑलरेडी वहाँ सब सामान वामान पहुँच रहा है। बलरामपुर हॉस्पिटल जिसमें हमारा 255 अभी चल रहा है, उसमें हमको 350 करना है, वहाँ भी हमारा काम चल रहा है। जहाँ पर डिफेंस एग्जीबिशन लगा था, वहाँ पर 1000 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण करने की बात हो रही है। और किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए सभी प्रयत्न किए गए और इंडस्ट्री को ऑक्सीजन रोक दी गई है और ये चाहा गया है कि मेडिकल सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो चालू रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 8 लाख केसेस पाए जा चुके हैं और डेली हम एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक प्रभावित 4 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में ऋतु रावत मौजूद हैं बीजेपी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर वैभव खन्ना, डॉक्टर अनूप अग्रवाल, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से और जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत जनता की फरमाइश पर और जनता की मांग पर हमारे साथ उपलब्ध हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड हैं, वो भी कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। ऋतु रावत जी, लखनऊ के हालात, वाराणसी की स्थिति, कानपुर और प्रयागराज, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा सिस्टम ढह गया है। ऋतु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सच में मैंने आपकी बातों को सुना। ये आप ही नहीं, हम सब महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला था और अब भारत में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये एक सचमुच दर्द की, तकलीफ की बात है, क्योंकि हमारे लोग रोज के रोज प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन इस पे सरकार अपना पूरा, मतलब ये नहीं है कि सरकार कार्य नहीं कर रही है, सरकार इंजेक्शन नहीं दे रही है या मैं उसके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, ये सारी चीज़ें भी सरकार देख रही है, बेड की सुविधा भी बढ़ा रही है। लेकिन ये बात पक्की है कि जिस तरह ये बढ़ते हुए कोरोना को देखकर और घर घर में मतलब ये कोरोना होता जा रहा है, ये चाहे
हम उत्तर प्रदेश को देखें या और प्रदेशों को देखें, सबकी ये हालात है। तो सोचने वाली बात तो है ही, नेचुरल बात है। आपके दर्द को मैं महसूस कर रही हूँ, वही दर्द मैं भी महसूस कर रही हूँ। जो यहाँ बैठे हैं पैनलिस्ट, वो भी उस दर्द से ही मतलब वो रूबरू है, वो भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए ये कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है, सरकारें अपना काम कर रही हैं। सच बात तो ये है कि अब हमें भी सबको मिलकर, सभी लोगों को, चाहे कोई भी सरकार है, सबको मिलकर आगे आना होगा। और इसको रोकने के लिए हमें इसके लिए काम करना होगा। हमें लापरवाही नहीं बरतनी होगी। हमें मास्क के लिए ये नहीं सोचना होगा कि सरकार इस पे 1000 रुपए का चलान है तो हम इसलिए लगाएं कि अपनों के लिए, अपने लिए इन चीजों पे ध्यान दें। तो लापरवाही भी हम ना करें। ये जी ओके। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, क्या इसको सिस्टम का फेल्योर माना जाए? क्या सिस्टम का ढह जाना माना जाए? विशेष तौर पर लखनऊ में मैं आपको बयान नहीं कर सकता, आप भी शायद लखनऊ में ही होंगे, हालत बहुत ही खराब है। देखिए, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अमानवीय चेहरा जरा बता दूं जनता को। ये हमेशा से करते आए हैं। जब आपने देखा होगा, जब यहाँ प्रवासी मजदूर पैदल चल के मर रहे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कुछ नहीं बोला था। जब नोटबंदी में लाइन लग के लोगों की मौत होगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं बोला था। किसान धरने पे किसान की मौतें हुई 300 से ज्यादा, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसी ने नहीं बोला। आज कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही है, लगातार रैली भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन मौत के बारे में, कोरोना की समस्या के बारे में एक बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये अमानवीय चेहरा नहीं है तो क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में लगातार मौतें हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है इनका सिस्टम? कहां सिस्टम क्या काम कर रहा था? आप पार्टी ऑफिस, बीजेपी के बड़े बड़े पार्टी ऑफिस तो बना रहे थे। 400, 500, एसी, 1000, 2000 करोड़ रुपए खर्च करके आप बीजेपी कार्यालय बनाने में लगे थे। लेकिन उस समय, साल भर पहले कोरोना इस देश के अंदर आ गया था। अगर आपने उस समय हॉस्पिटल बना लिए होते, बेड की व्यवस्था कर ली होती, यहाँ पे आपने वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, तो शायद। लखनऊ में क्या हालात हैं अनुराग भदौरिया जी, आपके पास क्या जानकारी है? लखनऊ के हालात कैसे हैं? लखनऊ के हालात बद से बदतर है। यहाँ लोगों की मौतें लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मौतों के आंकड़े छिपा रही है। आप, कमाल की बात है। आप अगर सच में मौत के आंकड़ों के ऊपर काम करते, अगर कोरोना के ऊपर में काम करते, हॉस्पिटल में बेड के ऊपर काम करते, तो आपको मौत के आंकड़े नहीं छुपाने पड़ते। भारतीय जनता पार्टी और इनके सरकार मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। आप इस पे जुर्माना तो लगाना चाहते हैं जनता के ऊपर में, क्या आपको 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर, सरकार के ऊपर जुर्माना कौन लगाएगा जिनकी कमियों की वजह से हॉस्पिटल नहीं? आपको मैंने 2 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया, शुक्रिया आपका। मुझे 30 सेकंड और दे दिए। जिसके लिए 10 सेकंड केवल। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिनको अपनी बारी में बोलिए, 1 बाय 1। उनको उन अधिकारियों को सरकार को कौन सा जुर्माना लगाया थैंक यू। कौन सी डॉक्टर उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस फैल रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। और हम ना तो जांच कर पा रहे हैं, ना इलाज करा पा रहे हैं, ना लोगों को भर्ती कर पा रहे हैं। आप खुद भी डॉक्टर हैं, मैंने सुना सुबह से आप भी बहुत लोगों को एडमिट करा रहे हैं, खुद भी लगे हुए हैं। क्या हालात हैं लखनऊ के? अदर देन कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन, एक डॉक्टर के रूप में आप क्या मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से बेहद दुखद स्थिति है और उन लोगों को इस स्थिति का अंदाज़ा नहीं होगा जो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे पूछिए जो अपने पिता को लेके हॉस्पिटल में गया, जहां से मैं अभी सीधा चल के आ रहा हूं, और अपने 62 साल के पिता को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पा रहे हैं, और वो भी उस हॉस्पिटल में जिसको मुख्यमंत्री जी ने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, और वहां पर वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि आप जाइए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बेड नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि ऐसा कोई कहेगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं पूरी चुनौती के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ भाजपा प्रवक्ता को और जितने भाजपा के नेता सुन रहे हों, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिसको आपने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, मैं 62 साल के एक बुजुर्ग को लेके अभी वहां पर गया था और आपके उस हॉस्पिटल के लोगों ने, एडमिन ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। कौन सा अस्पताल था, नाम लीजिए? मेयो हॉस्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ का। मैं वहां लेके गया था और उसके जो एडमिन थे कौशिक जी, उन्होंने सीधे मना कर दिया। पेशेंट को अटेंड करने के लिए वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। मुझे झगड़ना पड़ा, हाथ पांव जोड़ने पड़े, इसके बावजूद उन्होंने फॉर्मेलिटी की। आप बताइए, योगी जी कहते हैं कार्रवाई होगी। इतनी बेशर्म सरकार, इतनी संवेदनहीन सरकार, जो एक बेटे के सामने अपने पिता को एक ऑक्सीजन के लिए तरसा रही है, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। और ये मैं अभी कह रहा हूं, अभी भी वो मेरे मित्र हैं,
अभी भी वो आपके राजधानी की सड़कों पर टहल रहे हैं अपने फादर को एक बाईपैप दिलवाने के लिए। आप जिम्मेदारी लेंगी? भाजपा के लोग क्या जिम्मेदारी लेंगे? और कोई एक रोहित नहीं है, हजारों रोहित आपके लखनऊ की सड़कों पे अपने फादर को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन दिलाने के लिए टहल रहे हैं। आप लेंगी इसकी जिम्मेदारी? नहीं ले सकती। कमी कहां है ब्रजेश जी? मैं बताता हूं कमी है। ये लड़ाई चल रही है, ये महामारी क्यों है? ये एमए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भावुक मत हो। मैं भावुक नहीं हूं, ये पीड़ा है, ये व्यथा है। जिन्होंने प्रचंड बहुमत योगी जी को दिए, उनको लड़ने के लिए आज भाजपा के लोग तो नहीं दिख रहे हैं, विपक्ष लड़ रहा है। मैं जो महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं ब्रजेश जी, बेहद महत्वपूर्ण बात, ना राजनीति सुन की लीजिए पीड़ा मत मेरी बात दिखाइए। ऋतु जी की आवाज बंद करिए, सिर्फ डॉक्टर मैं बेहद उमाशंकर महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ये मानवता के लिए बेहद जरूरी है। ओके, डॉक्टर उमाशंकर, ये लड़ाई मैडम बीच में मत बोलिए। आप लोगों ने कुछ ये सिर्फ डॉक्टर उमाशंकर बोलेंगे। इनको जरा भी एहसास नहीं है कि मानवता के लिए ये कितने शर्मनाक दिन है। काम करते नहीं सुनेंगे आप, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सिर्फ डॉक्टर उमाशंकर की आवाज दीजिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर आप रहा बोलिए, हूं। कंप्लीट करें। ये लड़ाई इतनी भयानक क्यों हो गई है? क्योंकि एमए पास लोग एमडी पास के काम को कर रहे हैं। एमडी जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, उन लोगों का काम कौन कर रहा है? एमए पास लोग कर रहे हैं। वो कैसे उनको पता कि कौन सा नॉन कोविड हॉस्पिटल बनाना चाहिए, नॉन कोविड पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए? और माननीय मुखिया जी, बहुत बुरा लगेगा इनको, उनकी डिग्री चेक कर लिया जाए। मुझे लगता है वो तो एमए पास भी नहीं है। थैंक यू। मुखिया जी एमए पास नहीं, राजनीतिक लड़ाई में हम लोग किसी और दिन लड़ेंगे। डॉक्टर उमाशंकर, वो नॉन थैंक यू, डॉक्टर्स है, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति तो ब्रजेश जी आनी है। डॉक्टर वैभव खन्ना के पास चलते हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना जी, आपकी एक सलाह तो सरकार ने मान ली, केजीएमयू को कोविड हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया, 24 घंटे हो गए, लेकिन वहाँ अभी भी इंतजामात नहीं किए गए हैं। कहने को कागजों में दर्जा दिया गया है, लेकिन आपकी वो राय बहुत बेहतरीन थी जिसको सरकार ने अभी तक नहीं माना कि हर मोहल्ले में अस्पताल है, आप उसको कोविड अस्पताल का दर्जा दीजिए। स्थिति दिनों दिन लखनऊ में बिगड़ती जा रही है। आपके पास क्या जानकारी है और क्या सुझाव साझा करना चाहेंगे आप? विजय जी, पहले तो आप और विशेषकर वीरेंद्र जी, आप दोनों लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं कि इस मुद्दे में हम लोगों ने आपस में बहस करी और उसे सरकार ने माना, सरकार ने संविधान दिखाई और 2 अस्पताल, सुरेश खन्ना जी का अस्पताल जो कि केजीएमसी है और जयप्रताप जी का अस्पताल जो कि बलरामपुर है, दोनों को उन्होंने कोविड बना दिया है। योगी जी ने डिस्पाइट की वो आइसोलेशन में है, सब कुछ है, और वो दिन रात काम कर रहे हैं। हमें लगता है जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत सारे ऑफिसर्स और सारा स्टाफ कर ले तो काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी। ये एक चीज़ हो गई। लेकिन मैं एक बात में डिफर करूंगा, केजीएमसी में हमने जो कहा था उसमें हमने कहा था गायनी, कार्डियोलॉजी एंड ट्रॉमा। ट्रॉमा इसलिए कहा था कि एक गरीब आदमी को पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रॉमा की आदत है, ट्रॉमा जाने की आदत है। अगर ट्रॉमा के साथ साथ एक वार्ड 300 बेड का ट्रॉमा को दे देते तो शायद ट्रॉमा भी चलता रहता और कोविड भी चलता रहता। ये मेरा सजेशन था जो उन्होंने नहीं माना। सेकेंड बात ये थी कि कोविड जो कमांड सेंटर है जिसकी प्रॉब्लम आ रही है, जो सीएमओ का ऑफिस 70 साल में फोन नहीं उठाता था, आपको लगता है कि 1 महीने में बदल जाएगा और फोन उठाने लगेगा। क्यों आप मानते हैं? इससे अच्छा ये है कि जो लोग पेड अस्पताल जा रहे हैं उन लोगों को तुरंत डायरेक्टली अस्पताल जाएं, और जो लोग सरकारी में जा रहे हैं भले उसके लिए कोविड कमांड सेंटर काम करे। हालांकि सरकार ने कुछ बदलाव किया है और डीएम साहब ने बदलाव किया है, 1 दिन में कुछ बदलाव आया है, लेकिन वो है नहीं परिपूर्ण, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने फोन उठा लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। और थर्ड थिंग, जो आपने कही मोहल्ले वाली बात, सरकार ने एक तो मानी है कि आपने एक्ट ले आए हैं और पेंडेमिक एक्ट में हम अस्पताल में मरीज को देखने से मना नहीं कर सकते, तो हमने अस्पताल तो खोल दिया है नॉन कोविड के लिए, जो भी लोग सांस लेके आ रहे हैं। लेकिन आज सरकार का आदेश ये भी आया है कि ऑक्सीजन जो है वो पहले मिलेगी कोविड अस्पताल को। अरे ऑक्सीजन तो हर अस्पताल में चाहिए जहां मरीज है, तो कम से कम ऑक्सीजन में भेदभाव ना करें। यही बात उमाशंकर जो कह रहे थे ना कि नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या नॉन मेडिकल हिस्ट्री वाले अधिकारियों को, जिनके पास अनुभव नहीं है, उनको आप ये सब काम करने को दोगे तो यही करेंगे ना।
अब मुझसे कहोगे कि चलो ब्रजेश मिश्रा तुम बाईपास सर्जरी करो, ब्रजेश जी- सूर्यकांत जी मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, मैं तो उस मरीज की जान ले लूंगा। 70 साल की व्यवस्था, ब्रजेश जी 70 साल की व्यवस्था है, 70 साल की व्यवस्था को, वो माइंडसेट को आप कैसे बदल लेंगे? करेक्ट बात है, इट इज नॉट इजी। एक लाइन में ही आपने सब बात कह दी। आपका शुक्रिया। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, लखनऊ में क्या हालात हैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल, और किस तरह की परेशानियां लोग ज्यादा उठा रहे हैं? ब्रजेश जी, लखनऊ में मैं एक वर्ड में कहना चाहूँगा, भयावह हैं हालात। जैसा आपने बताया, सुबह से शाम तक इतने फोन और न कुछ न कर पाना, ऐसा असहाय मैंने अपने 20 साल के डॉक्टरी के कैरियर में मैं अपने 21 साल के पत्रकारिता में यही मानता हूँ। लोगों का मैं पहली बार आज पता है आपको, मैं मेरे जैसा आदमी जिसमें ये मानता था कि मैं बड़े मजबूत विल पावर और हृदय का हूँ, आज मैं भी बड़ा डिप्रेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, मैंने सुना ब्रजेश जी, और बिल्कुल जैसी आपकी फीलिंग है ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा है कि हम लोग कुछ कर पा ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। आप ये समझिए, जब एडमिशन नहीं हो रहा है तो हर आदमी कह रहा है डॉक्टर साहब कहीं से एक सिलेंडर ऑक्सीजन दिला दीजिए। हमारे अस्पताल में जितने पॉसिबल हो सके हमने सिलेंडर दिला दिए, अब सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहे हैं। कैसे मदद करें? रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है, नॉन कोविड के लिए अस्पताल में वह नहीं है। देखिए, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, सरकार को उस पर तुरंत अमल करना चाहिए कि जो रेफरल सिस्टम है या रेफरल स्लिप का है, इसको रिवर्स कर दे। यानी कि पेशेंट किसी भी अस्पताल में जहां भी उसको जगह मिल रही है पहले भर्ती हो जाएं। जो यूपी सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है, उसमें वो कहती है कि डॉक्टर और अस्पताल को किसी भी हालत में हर आए मरीज को स्टेबलाइज करना है, और आज उसी के रिवर्स चल रही है। तो पेशेंट को भर्ती हो जाए, फिर अस्पताल की जिम्मेदारी कि वो कोविड कमांड सेंटर पर फोन करके इमीडिएटली बताए कि साहब हमारा ये बेड भर गया। इससे बहुत सारे मरीज जो अस्पतालों के बाहर बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस में तड़प कर मर रहे हैं, ये आइए हृदयहीन आईएएस अफसरों की और नेतृत्व की दिशाहीनता होती है। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि जिस काम को आसानी से किया जा सकता है उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड करो, ये हमारी नौकरशाही की पुरानी आदत है। जो अभी डॉक्टर वैभव खन्ना 70 साल वाली बात बता रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन आज की जरूरत है ब्रजेश जी, ये नहीं करेंगे तो हम इससे भयावह स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं। और शायद अगर यही हाल रहा तो आप लखनऊ में अराजकता का माहौल देखेंगे। जो हाल चल रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपनी बहन को अपने सामने मरते हुए देखेगा तो वो क्या करेगा? वो भयावह स्थिति होगी। और मैं उस चीज के दिन से आने से डर रहा हूं आज भी कि क्या होगा अस्पतालों के बाहर, कैसे मैनेज होगा। ये इम्पॉसिबल सी चीज होने वाली है अगर इस काम को आज नहीं किया गया तो ये बहुत जरूरी काम है। दूसरा, इनको लैब टेस्ट पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है लगातार कि कम टेस्ट करें, बहुत सारी लैबों को रोका है। मेरा निवेदन है सरकार से और शासन से कि प्लीज हर लैब को अपनी पूरी क्षमता से इस टेस्टिंग को करने दें। आपके नंबर छुपाने से ऐसा नहीं है कि कोरोना कम हो जाएगा। सबको पता है, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके चारों तरफ सारे रिश्तेदार, हर घर में कोरोना मौजूद है। तो हमारे ये 7,000 का फिगर 10,000 दिखे या 20,000 दिखे, इससे लोगों की जान नहीं बचने वाली। हाँ, अगर टेस्ट कराने में आज एक नया चीज हुई है, सरकार ने शायद ऐसा कह दिया है कि अब अस्पतालों में कोरोना टेस्ट नहीं होगा, मरीज को लैब में जाके कराना होगा। एक प्रेग्नेंट लेडी जो आके तुरंत भर्ती हो रही है, जिसको ब्लीडिंग हो रही है या प्रसव होने वाला है, उसको आप कैसे लैब में भेजेंगे? एक हिप का फ्रैक्चर 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो अस्पताल में आके भर्ती हो गया है, उसको आप लैब में कैसे टेस्ट कराने भेजेंगे? तो इसका मतलब ये है कि या तो आप ये मान के उसको ऑपरेट करें, उसकी जान बचाएं कि जो होगा देखा जाएगा, या आप उसको रिफ्यूज करें क्योंकि टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो होगा कैसे? तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको समझने की जरूरत है। प्रैक्टिकल आधार पे निर्णय लें, ना कि इस आधार पे कि शासन हम हैं, हम जो कहें वो सबको करना होगा। ये बहुत बड़ी मुश्किलें आ रही हैं इस समय।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी। डॉक्टर सूर्यकांत मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्यकांत को स्क्रीन पे लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ढेर सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कल से आपने जो एक प्रिस्क्रिप्शन बताया है उसके बारे में। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, और जो जिस तरह के सवाल लोगों से के आ रहे हैं आपके लिए विशेष तौर पर, उसमें पूछा जा रहा है कि कोरोना के लक्षण है, उनको जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सी दवाएं लेना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ब्रजेश जी, पिछले 15 दिन में जो दर्द की स्टोरीज हैं वो मेरे ख्याल से हमने पिछले 25 साल में नहीं सुनी होंगी। ये दर्द की स्टोरीज जो हैं बड़ी हिलाने वाली हैं, और उसमें बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टरी के अलावा किसी वरिष्ठ अधिकारी को हम देर रात में हम ये फोन पे बताएंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपने घर में मंगा लिया है। मैंने पहले तो उनको पता दिया कहां से मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। अब मुझे ये भी करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां कहां मिलते हैं पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है, सबको कह रखा है। कईयों ने हाथ खड़ा कर दिया, डॉक्टर सूर्यकांत मेरा नंबर मत देना, मेरे पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर मैंने रात को फोन बताया, बोले सिलेंडर तो मिल गया, इसको कैसे खोलें और कैसे लगाएं। अब बताइए देर रात में कौन मिलेगा। तो मैंने उनको प्रैक्टिकली फिर समझाया कि भाई कैसे सिलेंडर खोला जाएगा, उसके चाबी से, फिर उसमें कैसे लगाया जाएगा, और फिर कैसे आप कौन से पॉइंट 1 2 3 4 किस पॉइंट किस लेवल पे आप ऑक्सीजन दो। तो उन अधिकारी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए इतने सीनियर अधिकारी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर खोल के और कैसे लगाना ये सीखेंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है कि जांच हो गई, रिपोर्ट के इंतजार में है, अब ऑक्सीजन गिर रहा है। तो भाई मेरा निवेदन है कि जहां भी कोविड सेंटर बने, चाहे नॉन कोविड फैसिलिटी हो, एक एरिया जैसी हो, ऐसा जरूर होना चाहिए दोनों तरह के अस्पतालों में, जहां पर जो लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनके मरीज का ऑक्सीजन लेवल कर रहा है, कम से कम ऑक्सीजन तो वहां मिल जाए। ऑक्सीजन गेम चेंजर है, मैं सबको सामने बता दे रहा हूं, सरकार के प्रवक्ता को भी सुन लें, रेमडेसिविर गेम चेंजर नहीं है। रेमडेसिविर सीवियर निमोनिया में काम नहीं करती है, ये इंटरनेशनल स्टडीज ने प्रूव कर दिया है। लेकिन भाई सुनिए तो, समझिए तो, समझने की कोशिश तो रेमडेसिविर को लेके एक अजीब सा पागलपन भी है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन गेम चेंजर है। मरीज एक बार तड़पते हुए मरीज को देखिए, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट सिर्फ ऑक्सीजन है, इसीलिए उसको प्राणवायु कहा जाता है। हम सभी को गिरते हुए ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, चाहे कोविड फैसिलिटी हो चाहे नॉन कोविड फैसिलिटी हो, दोनों फैसिलिटी। हम उससे मत पूछें नेगेटिव रिपोर्ट है तो घुसो, नहीं है तो नहीं घुस पाओगे। ये कौन सा तरीका है? सीएमओ की रेफरल है तो अंदर आओ, नहीं है तो नहीं आ पाओगे। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। सीएमओ का सिस्टम भी रहे, हम नहीं कहते सीएमओ इतना बड़ा कोविड कमांड सेंटर चला रहा है, बाहर के जिलों से भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, उसकी भी जरूरत है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर मरीज पहुंच गया डायरेक्ट तो भाई रेफरल के बिना भर्ती नहीं हो पाएगा, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। मेरा करबद्ध निवेदन है, इसको मैं तो एक हफ्ते से ये मुद्दा उठा रहा हूं, बुराई न माना जाए, मेरा सुझाव माना जाए जी। दूसरी बात, अब एक दूसरा इशू है, रिपोर्ट आ गई नेगेटिव लेकिन सीटी स्कैन है पॉजिटिव। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, आज स्वीकार कर लीजिए, इंटरनेशनल स्टडीज ने, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ने, सबने स्वीकार कर लिया है कि हमारी जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है इसकी सेंसिटिविटी 70% है, तो 100 में 30 तो ये भी नहीं पकड़ पाएगी। तो भाई WHO से लेके सबने कहा कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, उसकी एक पिक्चर होती है, उसके क्या उसमें फाइंडिंग होती है, वो सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, गाइडलाइंस में अवेलेबल है, सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। इवन अनूप जी हमारे छोटे भाई हैं, वैभव खन्ना जी तो हमारे दोस्त हैं, ये दोनों सर्जन हैं, लेकिन इनको भी मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है लेकिन सीटी स्कैन पॉजिटिव है, भाई उसकी क्या गलती है कि यार उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव है? सीटी स्कैन तो बता रहा ना कि इट इज सजेस्टिव ऑफ कोविड, उसको भी मानिए, उसको जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है उसको मानिए आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोरोना केस, और दूसरे को मानिए सीटी स्कैन पॉजिटिव कोरोना केस। अरे एक सीटी पॉजिटिव कोरोना है, एक आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोरोना है, तो पीसीआर पॉजिटिव कोरोना का ट्रीटमेंट करिए, साथ में एक वार्ड सीटी पॉजिटिव कोरोना का भी बना दीजिए, भाई उनका भी इलाज आपको देना पड़ेगा। एक बेचारा पॉजिटिव में जाता है तो वहां से भगा दिया जाता है, आपके लिए और आया है, नेगेटिव में जाता है तो भगा दिया जाता है। फेसबुक पर एक सवाल आया है कि अगर सीटी स्कैन का सीटी स्कोर लेवल टोटल 25 है तो उस 25 में आउट ऑफ कितने को डेंजर मानेंगे और कितने को नहीं मानेंगे? देखिए सीटी स्क्वायर 25 में से ही होता है। देखिए फेफड़े में 5 लोग होते हैं, राइट में 3 और लेफ्ट में 2,
बहुत सिंपल आसान है। ओके। अगर एक लोब है तो एक लोब में इन्वॉल्वमेंट है तो उसे 5 नंबर देते हैं। 5 × 5 = 25। ओके। अब 25 में से एक फेफड़े का एक हिस्सा लोब जिसे कहते हैं, एक इन्वॉल्व है तो 5/5 तो 25, 2 है तो 10/25, 3 है तो 15/25, 4 है तो 20/25, 5 है तो 25/25। अब जिसका 25 में 25 है तो भाई उसका बचा क्या? उसका तो पूरा का पूरा दोनों फेफड़े इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं छोटा एक लोब में हो सकता है छोटा हो, लेकिन पांचों लोब एनाटॉमिकली वो पूरा इन्वॉल्व है और ये सीवियर कैटेगरी का केस है। ओके। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बेड मिलना चाहिए, वेंटिलेटर मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। ओके, ऑलराइट। दूसरा, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो संक्रमण के शिकार हैं, होम आइसोलेशन में हैं, तो वो कौन सी दवाएं लें, क्या करें वो? देखिए, कल जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था उसमें 2 व्हाट्सएप हैं, एक है उपचार के लिए और एक है बचाव के लिए। तो बचाव के लिए देखिए ऐसा है कि बचाव के लिए आपको 3 चीजें हैं। बचाव के लिए 3 चीजें हैं कि पहला तो कोरोना को अंदर आने न दें, यानी हम एक्सपोज ना हो, और दूसरा हम वैक्सीन लगवा लें, यानी हम अपनी इम्यूनिटी, और तीसरा है कि हम अपनी जनरल इम्यूनिटी और फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ा लें। अब वैक्सीन लगवाना आपके हाथ में नहीं है, जब नंबर आएगा तब लगेगी। जो कोरोना से बचने का उपाय है वो उपाय कर ही रहे हैं कि मिलने पे नमस्ते करिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, 2 गज की दूरी लगाती है, जिसको मैंने नाम दिया सोशल वैक्सीन। तो एक हो गई बायोलॉजिकल वैक्सीन जो यहां लगेगी, वो आपके नंबर आने पे लगेगी। एक सोशल वैक्सीन जो आपके हाथ में है, पालन करते रहिए। अब मैं तीसरे आयाम पर आता हूं, ये भी एक त्रिकोण बनता है। एक दिन मैंने लव ट्रायंगल की बात कर रहा था, आज ये दूसरे ट्रायंगल की, प्रिवेंशन ट्रायंगल की बात करूंगा। तो मैं तीसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि अपने हाथ में क्या है, अपनी इम्यूनिटी, अपनी ताकत बढ़ाना। तो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं ABCD। ए इसमें से थोड़ा देर के लिए निकाल दीजिए, बचा BCD, तो विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। अब विटामिन D तो सूर्य भगवान देते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में सूर्य भगवान के सामने खड़ा होना मुश्किल नहीं है। तो विटामिन D की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक दवा आती है, पाउच भी कैप्सूल भी, महीने में एक बार लेते रहिए, विटामिन D का कोटा आपका पूरा होता रहेगा। जब तक कोरोना चल रहा है, विटामिन D 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के एक दवा महीने में एक बार लेते रहिए, ये मेंटेनेंस थेरेपी विटामिन D की कहलाती है। अब बचा विटामिन B बहुत आसान है, हरी सब्जियां, मौसमी फल खाते रहिए, विटामिन B का कैप्सूल लेने की जरूरत ही नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज तक मैंने किसी प्रिस्क्रिप्शन पे विटामिन B लिखे ही नहीं। मैं कहता हूं भाई हरी सब्जी खाइए, फल खाइए, विटामिन B की अलग से खाने की क्या जरूरत है? जितनी ज्यादा दवाएं आप खाएंगे अपने लिवर पे लोड बढ़ाएंगे, क्योंकि हर अंग्रेजी दवा की मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर में होती है। अब बची विटामिन C। तो विटामिन C, अगर आपको खट्टे फल पसंद नहीं है, नींबू नहीं पसंद है, संतरा नहीं पसंद है, कीनू नहीं पसंद है, मतलब अंगूर नहीं पसंद है, सिट्रस फ्रूट नहीं पसंद है, तो विटामिन C आपको नेचुरल सोर्स से नहीं मिलेगा। तो विटामिन C की गोली आती है चूसने वाली, चूस लीजिए। 500 मिलीग्राम की गोली आती है, एक सुबह चूस लीजिए, एक शाम को चूस लीजिए, और नहीं तो नींबू की शिकंजी बनाइए, एक सुबह पी लीजिए, एक शाम को पी लीजिए, हो गया विटामिन C। तो आपके ऊपर है। विटामिन D केवल ऐसी चीज है जो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपके डाइट में परिवर्तन हो जाए तो हरी सब्जियां और फलों से आपको विटामिन B मिल जाएगा, और जो सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं, यानी नींबू, संतरा जैसे, अंगूर जैसे, तो उनसे आपको विटामिन C मिल जाएगा। करेक्ट। अब आप लोकल इम्यूनिटी यानी लंग की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? तो देखिए, लंग की इम्यूनिटी जब आप जिम में जाते हैं तो ऐसे करते हैं और बाइसेप्स बन जाती है। तो फेफड़े की हम कैसे स्टेमिना बढ़ा सकते हैं? गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस निकालिए, जिसको हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों का आयाम, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग। तो हम नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा हमारा ऐसे सिकुड़ता है, ऐसे फैलता है, ऐसा सिकुड़ता है, ऐसे फैलता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम ऐसे फैलता है, ऐसे सिकुड़ता है। तो जैसे जिम में बाइसेप सलमान खान की तरह बन जाती है, उसी तरह फेफड़े का स्टेमिना प्राणायाम करने से बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से योग गुरु भी इतना आसान तरीका प्राणायाम का क्या फायदा होता है, आप बहुत शानदार हैं, आप बोलते रहें। और दूसरा, वैभव खन्ना जी तो डीप ब्रीदिंग शुरू भी कर दिए हैं। नहीं, दूसरा ये है कि जैसे कल मैंने बताया था इंटरनल सैनिटेशन। आप पानी उबाल के भाप लीजिए तो आपके जो कहते हैं ना, जैसे बड़े लोग जो है ना अपने सोफा में वो वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर देते हैं, बड़े घरों में होता है सिस्टम। तो आप फेफड़े की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कैसे कर सकते हैं? आप स्टीम ले लीजिए, तो फेफड़े का झाड़ू, पोंछा, वायरस की सफाई सब हो गया। तो इंटरनल सैनिटाइजेशन जिसका मैंने कल नाम दिया था, तो स्टीम लेते रहेंगे तो फेफड़े की सफाई होती रहेगी। जो गलती से थोड़ा बहुत वायरस आ गए हैं सांस के मार्ग में, वो भी मर जाएंगे, वो भी क्लीन जाएंगे, और वायु प्रदूषण थोड़ा बहुत ले आए बाहर से, वो भी क्लीन हो जाएगा, और आपके फेफड़े की बहुत बढ़िया झाड़ू पोंछा हो जाएगी। अब अगले राउंड में आपसे हम पूछेंगे कि
नेक्स्ट राउंड में जी। कि अगर पॉजिटिव हैं तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके बारे में वीरेन जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेन जी, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के, सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, लोगों की क्या हालात हैं, लखनऊ में किस कदर परेशानी क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, अगर अभी बात हो रही थी कि भाई ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दो चीज़ें हैं। आज अगर आप देखें तो कोरोना का जो कहर है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और अगर बहुत अधिक माना जाए तो 10 जिले ऐसे होंगे जहां सबसे ज़्यादा हाहाकार है। 65 जिलों में इतना हाहाकार नहीं है, लेकिन जो सरकार 10 जिलों में सिलेंडर की सप्लाई मुहैया नहीं करा पा रही है, शॉर्टेज हो जा रही है ऑक्सीजन की, अगर उसके 65 और जिले इसके तगड़े चपेट में आ जाएंगे तो कैसे वहाँ पर गैस सिलेंडर पहुँचेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर? आप सोचिए, तब वहाँ इंजेक्शन ये कैसे पहुँचाएंगे? अभी तो खाली आप 10 जिला आप मानिए। और लखनऊ में ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये सीएमओ का पर्चा बनवाना बंद कराइए। आप जांच रिपोर्ट दे नहीं पा रहे हैं, लोगों की सांस फूल रही है, और जब अस्पताल जाओ तो वो कहता है भाई कि आप रिपोर्ट लाओ, रिपोर्ट है नहीं, एडमिट नहीं करता, नॉन कोविड अस्पताल भगा दे रहा है। तो आदमी सड़क पर मरने को मजबूर है, मरेंगे लोग, मर रहे हैं। सरकार दावे कर रही है कि इतना बेड बढ़ा दिया, उतना बेड बढ़ा दिया। आज दिल्ली से खबर आई, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री 500 बेड बढ़वाने जा रहे हैं। जहां पर अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था आसियाना में, वहां पर अस्पताल बनेगा 250-250 बेड का। 500 बेड का बनेगा। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हम केजीएमयू में और बलरामपुर में 4000 बेड बढ़ाने जा रहे हैं। बढ़ाए, कौन रोक रहा है? उसके बावजूद एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। आज लखनऊ में 5698 केस आया, 6500 मतलब 6600 मान लीजिए कि लोगों के केस आए। तो अगर ये हालात हैं, 2 लाख केस भारत में आ रहे रोज। एक सज्जन ने बताया कि शायद ये आंकड़ा 5 लाख केस रोज तक पहुंच सकता है। अगर 15-20 दिन में हम लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये आंकड़ा 5 लाख रोज, यानी कि 20 दिन में 1 करोड़ बढ़ेगा। तो देश की आबादी जिस हिसाब से उसमें लोग अनुपात निकालें कि कितना बढ़ेगा घटेगा। लेकिन आप देखिए कि लखनऊ में बहुत बुरी दशा है। लोगों की जान बहुत सस्ती हो गई है। पैसा आपके पास चाहे जितना हो, चाहे आप मंत्री हो, चाहे नेता अफसर हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, तमाम बातें अभी उन्होंने कही। वैभव खन्ना जी ने भी कहा था कि भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अस्पताल है, पैसा हम दे रहे हैं, इलाज कराइए। सीएमओ कौन होता है बीच में आने वाला? हटा दो ना, लोगों को मुक्त कर दो, लोग अपना जहाँ चाहे इलाज कराएं और अस्पताल को मुक्त कर दीजिए ले। लेकिन पता नहीं क्यों कालाबाजारी शुरू हो गई है रेमडेसिविर की। आज पीजीआई में नर्सिंग स्टाफ ने धरना दिया है अपने डायरेक्टर के खिलाफ कि वो मरीजों के नाम पर दवा रेमडेसिविर निकाल रहे हैं और उसको वीआईपी के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। आज पीजीआई में धरना प्रदर्शन हुआ है, बताइए, लखनऊ में। ये भेदभाव है। हाँ। ये निर्लज्जता है। दूसरा, ये घटियापन की पराकाष्ठा है जी। दूसरा, हम आप जो बैठे टीवी में काम करते हैं, डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए लोग हैं जो इमरजेंसी सेवा में हैं, वो भैया घर में कैसे रहें? और घर में रहें तो क्या बंद कर दे काम धाम, और बाहर निकलेंगे तो कोरोना होगा। सब एक दिन क्या खत्म हो जाएगा या कुछ बचेगा, या हम अपने लोगों को, कुछ लोगों को बचा पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। लेकिन एक जानकारी ये आई है कि स्टार भारत चैनल पर रामानंद सागर के रामायण शुरू करने की अनुमति दे दी है सरकार ने। रोज रात में 7 बजे देखो। तो ये व्यवस्था बीजेपी की ओर से देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए की गई है, क्योंकि सरकार ने कहा है भाई कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा ये हम देख लेंगे, ये 13वीं वाली जो परीक्षा ये आप खुद देखो, क्योंकि इस पर आपकी जिम्मेदारी है जी। तो यहाँ पर तो देखिए चल ही रहा है, सब स्थितियां अपने आप दिन ब दिन बिगड़ जा रही हैं।
कैसे हम अपने लोगों की जान। अब तो डॉक्टर लोगों ने, अस्पताल के लोगों ने कह दिया भाई देखो कोई व्यक्तिगत मामला होगा आपका तो बताइएगा, अन्यथा आप लोगों के लिए सिफारिश ना करिए। आपको मना कर दिया? हाँ, अब लोग ये कहने लगे हैं। सोचिए, वीरेंद्र सिंह को लखनऊ में कोई मना करे हाँ, तो डॉक्टर सूर्यकांत समझ सकते हैं ना क्या स्थिति होगी। अब क्या करेंगे आप। हमारे डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कल जो बातें कही, उनका प्रिस्क्रिप्शन आज पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में छा गया है। लोग उन पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन कितनी प्रैक्टिकल बात कही इन्होंने कि भाई सब्जी खाओ, धूप लो और नींबू उबू पियो, नींबू पानी, नमक पानी, और उसके क्या। तो गांव गिराव के आदमी को इसीलिए तो कम हो रहा है। जो आदमी खेत में काम कर रहा है, कटाई सीजन चल रहा है, थ्रेसर चल रहे हैं, गेहूं चल रहा है, तो वो जो आदमी गेहूं दाएगा दिन भर धूप में और पानी पिएगा, गुड़ खाएगा, सब्जी खाएगा घर पे जाके, तो उसको कोरोना क्या कर लेगा उसका। लखनऊ के शमशान घाटों से क्या रिपोर्ट है वीरेंद्र जी? देखिए, शमशान घाटों पर तो लगातार इतनी लाशें आ रही कि फूंकने वाले थक जा रहे हैं। कब्रिस्तान पट गए हैं, तो भर गए कब्रिस्तान, थक गए शमशान, यह स्थिति है। तो अस्पतालों के बजाय शमशान की क्षमता बढ़ाई गई। हाँ, अब सरकार ने बढ़ाया है। जी वीरेंद्र जी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज तक कोरोना संक्रमित हैं। आज सुरेश राणा मंत्री संक्रमित हो गए, कृषि मंत्री का पता नहीं चल रहा है उनकी क्या पोजीशन है, कई सारे मंत्री भी हैं इनके। महामारी तो है ही है, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने इस महामारी में लापरवाही की। आज ये कह रहे हैं कि अस्पताल बिना टेंडर के सीधे दवा खरीद सकते हैं। अरे भाई, जब 14 महीने से महामारी चल रही, 15 महीने से, तो अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने टेंडर करा के पहले ही रेमडेसिविर खरीद लिया होता। आज ये कह रहे हैं कि हम गुजरात से 2 लाख मंगा रहे हैं, गुजरात देगा इनको 2 लाख। गुजरात सरकार मना कर दी है। गुजरात सरकार ने तो ये 25,000 जो आई है इनको भी डिनाई कर रही है। अब बताइए, ये कह रहे हैं हमने 25,000 मंगाया। ऑफिशियल प्रेस नोट में गुजरात सरकार मना कर चुकी है। तो ये खाली बयान जारी करने चीजें थोड़ी भी। अगर आज ये समय से इकट्ठा किए होते, चेते होते, व्यवस्था मजबूत किए होते, तो अभी भी वक्त है ये सीएमओ का सिस्टम खत्म कर दें जी, और अस्पतालों को कहे अपने यहाँ बेड बनाइए और आप लीजिए कोविड के मरीज। जो पैसा दे के इलाज कराने से अच्छा में कम से कम उनको तो मिल जाए। भाई, ये तो कह रहे हैं गरीब को, रिक्शावान को, लेबर को वैसे नहीं हो रहा है, तो जिनका जो युवा मर रहे हैं, 30 से लेके 50 के बीच के लोगों की जो जान जा रही है और अभाव में जा रही है दवा के, एम्बुलेंस के, उनकी जान बचाई जाए। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के सोनू सूद के हकदार हैं। उन्होंने जो किया है, जो 1 करोड़ रुपया जारी किया, जो टेस्ट करवा रहे हैं, जो लोगों को खाना की व्यवस्था कर रहे हैं, जो लोगों को मदद कर रहे हैं, भर्ती करवा रहे हैं, वो असली हीरो है हमारे समाज के। डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे और लखनऊ की एक जनता आज उनसे सहमत है। जी बिल्कुल। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। अब ये वक्त आ गया है कि सरकार ये कहते कि हमारे बस में नहीं है भैया, और अलविदा अब जाओ, या तो ये कह दे। बहरहाल उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमें तो ये कुदरत का कहर लगता है, और इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की है कि इंसानों को अब इंसान से ही डर लगता है। सरकार कहती है कि कभी मशरूफ, कभी बहाने, कभी इतनी मजबूरियां हैं, और तुम साफ लफ्जों में एक बार अलविदा ही क्यों नहीं कह देते। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋतु रावत जी, सरकार के पास कोई आकस्मिक प्लान है कि आप कम से कम लखनऊ, वाराणसी या ये जो महत्वपूर्ण जनपद हैं, यहाँ के लोगों को कम से कम सुरक्षित रख सकें, इनका बेहतर इलाज कर सकें? देखिए, आपने जिन जनपदों का नाम लिया वो जरूरी नहीं है कि वो ही स्पेशल है, क्योंकि ये पूरा देश स्पेशल है, हर एक एक आदमी समाज का स्पेशल है। कोरोना ना हो इसके लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, और कुछ लोग यहाँ बैठ के अनुराग जी, उमा शंकर जी जो इस तरह का नाटक करते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि राजनीतिक नाटक ना करें बल्कि साथ आए। कितना अच्छा लगा, सरकारें तो ये भी चलाते हैं। क्या आज इन चीजों के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए हमको साथ मैंने आपसे पूछा कोई आकस्मिक प्लान है आपके पास कि नहीं? आप बताइए ब्रजेश मिश्रा जी, मेरी आवाज को बंद मत करिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप माइक बंद कर देते हैं। नहीं, जब आप झगड़ा करेंगे तो मैं माइक बंद करूंगा। गंभीर मुद्दे पर नहीं,
आप इतने गंभीर मुद्दे पे डिबेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप दर्द को समझते हैं, पर ये दर्द को नहीं समझते, ये राजनीति करते हैं। आपसे मैंने आकस्मिक प्लान पे बात की, आप समय न जाया करें। आप मुझे आकस्मिक प्लान क्या है उत्तर प्रदेश समय सरकार नहीं का? जाया कर रही हूँ, सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। क्या सरकार इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं दे रही है? सरकार उत्सव मना रही है, नो प्लीज उमाशंकर जी सहयोग करें, उमाशंकर सहयोग करें। हॉस्पिटल में व्यवस्था कर रही है, लोग बड़े बड़े लोग Thank फोन you. करते हैं जी, फोन। अरे फोन क्यों करते हो? फोन करके अपना पेशेंट क्यों प्रिय है? सारे पेशेंट प्रिय हैं, जिसको इलाज की जरूरत है उसको इलाज तो दिया भर्ती जाए। नेताओं को करोगे, ये नहीं आम है आदमी कि बाहर मुझे- मरेगा सड़क पे। नहीं, नेताओं को क्या नेताओं की डेथ नहीं हुई? कोरोना ने किसी को छोड़ा? कोरोना ने किसी अरे आम अमीर, आदमी गरीब, अस्पताल के किसी बाहर को मर रहा है नहीं मैडम, देखा। उसकी चिंता किसी- करो। ओके, अनुराग भदौरिया जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनुराग जी, हम तो क्या सबकी- ऋतु रावत की बात से नहीं, सहमत हम तो हुआ जा सबकी सकता चिंता है? कर रहे ये कह रहे हैं सब लोग और- साथ आइए तब करेंगे। नहीं, सरकार क्यों नहीं चिंता बहुमत कर- तो इनको मिला है, सरकार क्यों इन्होंने चिंता चलानी नहीं है, है? सबकी सपोर्ट चिंता आपका है। चाहिए इनको। पूरे अनुराग देश गो अहेड में प्लीज। कोरोना फैला ओके, अनुराग जी है। बोलेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी ओके, अनुराग भदौरिया बोलेंगे। को चुप कराइए, आए बाएं साएं बोल रही है बेवजह। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कहता हूं सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना था। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहती है? आप आए बाएं सही नहीं, लखनऊ का जब मिर्च लगती है लखनऊ का इसीलिए। डीएम जब लखनऊ सही का बात आए बोली साएं मत जाती है। बोलिए मैडम। सिर्फ अनुराग जी बोलिए। आप हल्ला मचा रही बेवजह। बोलिए आप, अनुराग जी बोलिए। गो अहेड, कंटिन्यू, डोंट वेस्ट टाइम। बोला नो लखनऊ का डीएम, No fight. लखनऊ का डीएम, वो लखनऊ का डीएम भी है, एनडीए का बीसी भी है। सोचिए आप, माने इतनी बड़ी पैंडेमिक आई हुई है और आप एक अधिकारी को दो जगह आपने पोस्ट कर रखा है। वो एक अधिकारी फुल क्या टाइम काम कलेक्टर करेगा? भी नहीं है। नहीं, इसमें बताइए क्या पोस्ट करेगा वो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार कम से कम, अगर इसने साल भर पहले कोरोना आया था जो अवार्ड ले रहे थे, कहीं एक्सपोर्ट में अवार्ड ले रहे थे, कहीं पे टाइम मैगजीन पे लिखा जा रहा था कि योगी जी ने ब्रांड काम कर दिया। अब आप कहीं सहयोग मांग रही है, कैसे करिएगा बताइए? हॉस्पिटल में कर ली होती, इतनी मेहनत व्यवस्थाएं बनाने में आप कर ली होती, सहयोग तो क्यों आज नहीं कर रहे हैं? मौत नहीं हो रही थी। अपोजिशन के नाते आप सहयोग भी करिए। नहीं, हम तो सहयोग कर ही रहे हैं। हम कब सहयोग कर रहे हैं? हम लोग तो सारा दिन फोन उठा के लोगों को भर्ती करवा रहे हैं। अब ब्रिजेश जी, वो हालत हो गई है कि आज हम लोग भी मजबूर हो जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं, कहीं मेडिकल दौड़ते हैं, कहीं पीजीआई दौड़ते हैं कि कहीं किसी तरह से भर्ती हो जाए आदमी, उसकी जान बच जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थैंक की यू सरकार से डॉक्टर उमाशंकर पांडे। सरकार चाहती है कि इसकी आलोचना न हो, उसकी छवि पर आंचना है। बाकी जनता मरती है तो मरे। यस, डॉक्टर उमाशंकर पांडे बोलेंगे, बाकी शांत रहेंगे। डॉक्टर उमाशंकर गो अहेड। देखिए ब्रजेश सिर्फ जी, डॉक्टर उमाशंकर अभी- बोलेंगे। ब्रजेश जी, अभी राजनीतिक प्रपंच की बात हमारी बहन कर रही थी। Thank मैं you, अनुराग आपको- जी, शुक्रिया। मैं आपको बताता हूं राजनीतिक ड्रामेबाजी है क्या। जिस हॉस्पिटल में मैं गया था, मेयो हॉस्पिटल, उसका लोकार्पण यहां लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी ने किया था। कहां है राजनाथ सिंह जी? सांसद है यहां के, सेकेंड टाइम। कहां है? लखनऊ की जनता मर रही है और राजनाथ सिंह जी गायब हैं। एक बात, ड्रामेबाजी और सुन लीजिए क्या होता है। जब ब्रजेश जी, और आप लोग ऑन क्या कर रिकॉर्ड रहे कह रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिए डॉक्टर इस बात उमाशंकर को। बोलेंगे। जब 500 पेशेंट कोरोना के पहली लहर में मिल रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने फादर के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। कह रहे थे कि हमें कोरोना पेशेंट की बड़ी चिंता है। और आज जब 15 से 20 हजार लोग उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन मिल रहे हैं तो चुनाव प्रचार करने वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। इसको ड्रामेबाजी कहते हैं। थैंक यू, इसको शुक्रिया, हिपोक्रेसी धन्यवाद। कहते हैं। डॉक्टर वैभव समझिए खन्ना, इस ड्रामेबाजी डॉक्टर को। वैभव खन्ना, आप मुझे बताइए सर कि लखनऊ जैसे शहर, वाराणसी जैसे शहर को बचाने के लिए हमें तत्काल क्या कठोर उपाय करने की आवश्यकता है? आपके पास क्या सजेशन है तत्काल? देखिए, डॉक्टर सूर्यकांत ने बहुत अच्छी बात बताई, ट्रीटमेंट बताया। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सवेरे धूप में आपको मॉर्निंग वॉक भी करना है। धूप से अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। पहली बात जो आपने कहा, इन्होंने कहा HRCT पॉजिटिव और सिम्टोमेटिक पॉजिटिव जो कोरोना है, उनके लिए सरकार ने आज हमारे से अस्पतालों को खोल दिया है। तो हम लोग भी कोविड अस्पताल हो गए हैं इनडायरेक्टली। हमें ट्रीट करना है और वो कंपलसरी है। तो हम तो कोविड हो चुके हैं, अनडिक्लेयर हो चुके हैं। थर्ड थिंग मैं कहूंगा कि मुन्ना भाई से एक सीखिए, पिक्चर सीखिए। मुन्ना भाई ने कहा था नो पर्ची, पहली बात। दूसरी बात, हम चालान कर रहे हैं, गाड़ियां उठा रहे हैं और लोगों के मास्क पे जुर्माना लगा रहे हैं। मेरी गुजारिश है, अगर मास्क नहीं है तो गांधीगिरी दिखाओ, उनको 2 मास्क सरकार दे दे। सरकार इज गार्जियन। व्यापारियों को आप सपोर्ट कीजिए। वसूली फिर कौन करेगा? लोगों को मास्क दे दीजिए, गरीब आदमी गुलाला अगर नहीं और है। भैंसा कुंड भी बेच जुर्माना देंगे। जुर्माना नहीं, अडानी अंबानी की निगाह ना होगी। प्लीज प्लीज प्लीज। यस डॉक्टर भैंसा कुंड
भैंसाकुंड में गाड़ी खड़ी है, उठवाइए नहीं, किनारे कर दीजिए, नो जुर्माना। आदमी परेशान है, जो परेशान आदमी है सरकार को सिंपैथी करनी है, फोर्स भी नहीं, सिर्फ सबको मालूम है आज लखनऊ की सड़कें खाली हैं, मतलब लोगों को मालूम है कि कोरोना है, ऑलमोस्ट कर्फ्यू हो चुका है। थैंक यू लोग अंदर हैं। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, हमें चाहिए जी कि आपके लोगों से सजेशन sympathy दिखाएं और लोगों को अपनी तरफ से दें। थैंक यू डॉक्टर अनूप अग्रवाल, आप क्या चाहते हैं, तत्काल क्या प्रबंध किए जाएं? देखिए, दो तीन बातें करने की जरूरत है। जैसा सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन गेम चेंजर है, डॉक्टर सूर्यकांत ने भी कहा। हमें जो बेड काउंट है 5000 और 6000 दिख रहा है उसमें नहीं चाहिए, हमें अब आइसोलेशन वाले L1 बेड नहीं चाहिए। सरकार को तुरंत मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड्स ऐसे चाहिए जिसपे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो। वो हमारे अगर 4000 बेड आज ऑक्सीजन उपलब्धता वाले हैं तो शायद ये हम जंग जीत सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। गुड आइडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बार बार हम सब लोग कह रहे हैं कि ये रेफरल और स्लिप सिस्टम खत्म कर दें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा सरकार से निवेदन है, शासन से निवेदन है कि प्राइवेट अस्पतालों को धमकाने डराने की बजाय उनको सहायता दें, उनको बताएं कि शासन प्रशासन उनके साथ है, वो इलाज के लिए आगे आए। जिसने जो सीखा है जिंदगी में वही तो करेगा। दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए जी ऑलराइट डॉक्टर। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए मेरा भी एक छोटा सा अस्पताल है, अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं मौजूद है और मरीज कल मरने के लिए मैं कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ तो ये सहायता की आवश्यकता है आज प्राइवेट अस्पतालों को। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपके पास 3 मिनट समय है सर, और आपके लिए 10 सवाल हैं। कोविड पेशेंट पॉजिटिव होम आइसोलेशन पे हैं, ट्रीटमेंट क्या चलना चाहिए? 3 मिनट में सर। देखिए, स्क्रीन पर लिया जाए डॉक्टर सूर्यकांत। होम आइसोलेशन में है, लेकिन उसको मेंटली आइसोलेट ना करें। पहली बात, अगर आपने मेंटली आइसोलेट कर दिया, उसे ऐसा लगा कि जैसे सब घर वाले मुझे एकदम कमरे में बंद करके छोड़ गए, तो उसको वीडियो कॉल करके उससे बातचीत करके उसका मनोबल बढ़ाते रहें। दूसरी बात यह है कि उसको सुबह शाम स्टीम का इंतजाम कर दें, स्टीम लेता रहे वो। उसके लिए खाने पीने का, जैसा मैंने बताया कि हरी सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, ये सब इंतजाम कर दें। काढ़े की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, स्टीम की व्यवस्था हो ही गई। और उसके बाद जो प्रोटोकॉल है हमारा, ऑलरेडी आपने मेरे ख्याल से सर्कुलेट कर दिया है बहुत बड़ी मात्रा में। मुझे 2:45 बजे तक रात के मैसेज और व्हाट्सएप और कॉल आते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आप बता दें, लोग नोट कर लें। तो देखिए, आइवरमेक्टिन, जैसे मैंने कहा कि आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद एक रोज एक ली जाए और ऐसे 5 दिन तक लेनी है। इसी तरह डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल है, 100 मिलीग्राम का आता है, 1 सुबह शाम खाना है, 5 दिन खाना है। ये 2 दवाओं का प्रोटोकॉल है और मैं आपको बता दूं कि 90% से ज्यादा लोग इसी से रिस्पॉन्ड 5 दिन के अंदर कर जाएंगे। इसके साथ जैसे मैंने बताया, विटामिन बी, सी, डी अगर आप डाइट के फॉर्म में सफिशिएंट ले ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो विटामिन बी का एक कैप्सूल ले लीजिए। विटामिन सी 500 मिलीग्राम की सुबह शाम चूस लीजिए, और विटामिन डी जो है 60,000। एक इस बात का पैनिक बहुत है कि लोग भर्ती किस स्टेज पे हों, वो थोड़ा बता। जी बिल्कुल बता देता हूं कि अगर देखिए, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखिए, बुखार जो है वो 3 से लेके 5 दिन तक रहेगा, इसलिए बुखार को टेंशन मत ले। हमारी नजर ऑक्सीजन पर रहे। ऑक्सीजन, हमने बार बार कहा कि ऑक्सीजन ही सब कुछ निर्णय लेगी। अगर ऑक्सीजन आपकी 94% जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूं कि घर में आपके टीवी हो चन हो, फ्रिज हो चन हो, और वस्तुएं हो न हो, लेकिन भाई पल्स ऑक्सीमीटर आज घर की आवश्यकता बन गया है। पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग अगर ऑक्सीजन की 94 से नीचे जा रही है और तेजी से फॉल कर रही है तो आपको अस्पताल की जरूरत है, और अस्पताल से भी ज्यादा आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। आप, हो सकता है आपको अस्पताल ना मिल पाए तो आप घर में ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लें, यह भी एक बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है, तो कम से कम आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा। तो नजर रखिए ऑक्सीजन पर, और 94 एक मैजिक नंबर है, उसको याद रखिए। 94 से ऊपर है तो आपका मरीज सुरक्षित है। चाहे दिन में पैरास्टामोल उसको 3 लेनी पड़ रही, 4 गोली, 5 गोली, 6 गोली। मैं तो कहता हूं, लिटरेचर में लिखा हुआ है, मैंने ढूंढा कि पैरास्टामोल कितनी बार दी जा सकती है। ब्रजेश जी, 8 बार तक दी जा सकती है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मरीज कहते हैं सर 2 ही घंटा हुए बुखार फिर आ गया, फिर दे दीजिए। 102-3 का इंतजार मत करिए। 99 को जैसे ही क्रॉस करता है बुखार, आप पैरास्टामोल की गोली दे दीजिए। मरीज 60 किलो से ऊपर है तो 650 मिलीग्राम की दे दीजिए, और 60 किलो से नीचे का है तो 500 मिलीग्राम की दे दीजिए। जी। पानी और लिक्विड
डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने पाए, ये इसकी पर्याप्त व्यवस्था रखिए कि मरीज को बीच बीच में पानी आनी मिलता रहे और उसको हाइड्रेशन की व्यवस्था ना हो। अगर ये सब आप करते रहेंगे तो आप जान लीजिए 90% आप कोरोना के चिकित्सक बन चुके हैं। आप घर में, पहले दादी नानी चिकित्सा किया करती थी घर में, आप भी चिकित्सक बन जाइए। सब लोगों को सीखना चाहिए। और इस मैंने कहा कि मैजिक नंबर है 94, और 94 से नीचे अगर जा रही है पल्स तो रेट आपको कितनी होनी चाहिए? पल्स रेट 120 से ज्यादा जा रही है तो खतरनाक है, और जो आपका ऑक्सीजन 94 से कम हो रही तो ऑक्सीजन खतरनाक 94 से कम है तो रिस्की है। ऑलराइट, और कोई सुझाव जो आप देना चाहेंगे? नहीं, बाकी तो यही है, मैंने कहा घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और धन्यवाद। डरते रहेंगे तो बचते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने अमूल्य सुझावों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज विशेषज्ञों की दी गई सलाह आपके निश्चित तौर पर काम आएगी। हमारी वेबसाइट पे, भारत समाचार के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर विशेषज्ञों की ये पूरी सलाह उपलब्ध है। आपके पास जब समय हो आप देख सकते हैं, आपके पास जब समय हो आप उसको पढ़ सकते हैं, और उस प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल अपने डॉक्टरों के अपने किए सुझाव के आधार पर आगे कर भी सकते हैं। कृपया अपना ध्यान रखिए, सरकारें रखें न रखें, लेकिन आपको स्वयं अपना ध्यान रखना है। स्थिति नियंत्रण से लगभग बाहर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।